हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज रिलेशन और फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा। रिलेशंस एंड फंक्शंस। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे। इक्विवेलेंस रिलेशन को किस तरह से प्रूफ करना है, किस तरह से चेक करना है, वो सारी चीज़ें हमने की थी। आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें कवर होता है। दिया तो इसको एनसीईआरटी में बहुत ही कम है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका इक्विवेलेंस क्लास। तो हेडिंग लगाएंगे इक्विवेलेंस क्लास। बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है यहाँ। ज़्यादातर ये बीएससी में जो हायर मैथमेटिक्स है उनमें ये काम में आता है। यहाँ पे थोड़ा ही दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, जब एनसीईआरटी में दिया है तो उसके लिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कब ये कैलकुलेट किया जाए। देखो, मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके हर एलिमेंट की अपनी एक इक्विवेलेंस क्लास होती है। हर एलिमेंट की अपनी एक इक्विवेलेंस क्लास होती है। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, 1, 2 और 3, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। आर कोई रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए सेट पर आर एक रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आर की जो मैपिंग है वो ए से ए पर है। डोमेन ए है और कोडोमेन भी ए है। आर रिलेशन मैं अपनी तरफ से लेट करता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करो कि क्या ये इक्विवेलेंस है। तो पहला है रिफ्लेक्सिव। ए में जितने भी एलिमेंट है सबका पेयर होना जरूरी है। 1 1 होना जरूरी है, 2 का 2 2 होना जरूरी है, 3 का 3 3 होना जरूरी है। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, अपने ही पेयर के उल्टे इसमें होने जरूरी। तो 1 1 का उल्टा खुद यही है, 2 2 का उल्टा रिवर्स यही है, 3 3 का रिवर्स यही है, 1 2 का रिवर्स 2 1 इसमें है। फिर तीसरा है आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते थे हम कि 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है। देखो ये रहा 1 का 2 से। इन्हें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ट्रांजिटिव में। सिमेट्री में भी इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में चेक करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिमेट्री इनमें होती है तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिमेट्री इनमें है नहीं, ये खुद अपने आप के सिमेट्रिक होते हैं, अपने आप के ही रिवर्स होते हैं। तो इन्हें बाकी को चेक करना, इसे पहले चेक करो 1 का 2 से, 2 का किससे है, किसी से है, 2 का सर 1 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए, है ये रहा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को ले लो, 2 का 1 से, फिर 1 का देखो किसी से है क्या, 1 का 2 से है सर, तो 1 का 2 से है, तो 2 का 2 से होना चाहिए, ये रहा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चलो, अब ये हमें पता चल गया कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैंने कहा किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ये रिलेशन इक्विवेलेंट है, इसके अंदर जितने एलिमेंट यूज्ड हैं 1 2 और 3 यूज्ड हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर में, या ए सेट के अंदर इतने ही यूज्ड हैं, तो जितने एलिमेंट इसके अंदर यूज्ड हैं उन सब की अपनी इक्विवेलेंस क्लास होती है। और उसको हम कुछ इस तरह दिखाते हैं, जैसे हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो 1 पे इस तरह का ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट, तो इसको बोलेंगे 1 की इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो 1 की इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है,
जिस जिसका वन से रिलेशन है वो उस सेट के अंदर आएगा, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। तो देखो वन का रिलेशन वन से है, वन का रिलेशन टू से है, तो इसलिए 1, 2 इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ गए। फिर मान लो 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, क्योंकि इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इनमें यूज होने वाला दूसरा एलिमेंट 2, उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो। तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा 2 का रिलेशन किस किस से है। 2 का रिलेशन 2 से है, ठीक है। 2 का रिलेशन 1 से है, तो ठीक है। क्या ये और ये बराबर है? हाँ, इक्वली तो है ना। देखो ये है सेट, सेट में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, 1 को पहले लिख दो 2 को बाद में लिख दो, या 2 को पहले लिख के 1 को बाद में, तो ये तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो फिर 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो 3 का किससे है? 3 का सिर्फ 3 से, 3 का सिर्फ 3 से, ये बन गई इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 की और 2 की तो सेम है, ठीक है। इन दो, इस सेट को कहूं मैं ए, इन दोनों को ए, दोनों क्या है? एक ही है। इस सेट को ए कहूं और इस वाले सेट को कहता हूं मैं बी। तो ए एंड बी आर द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 के इक्विवेलेंस क्लास हैं ए और बी। तो ये आसान सा टॉपिक है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप मुश्किल इसको बना सकते हो अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा करके दे रखा है, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की। तो इक्विवेलेंस क्लास, अच्छा एक बात ध्यान रहे, इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी होती है, इक्विवेलेंस क्लास का जो भी इक्विवेलेंस क्लास आएगी, जैसे ए और बी आई है, ए तो है 1, 2 और बी है केवल 3। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए और बी को यूनियन करें, मतलब दोनों को सेट्स को ऐड कर दें, तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा, तो पूरा सेट कंप्लीट बन जाएगा ए। अच्छा ए, दोनों ए जैसे ले रखे हैं, इसको आप ए डैश करें, शुरुआत वाले को ए डैश करें, क्योंकि ये भी ए ले लिया मैंने, ये भी, वो भी ए ले लिया, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं यहां से कहना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी इक्विवेलेंस क्लास, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास आई हैं आपकी, सारे एलिमेंट्स की मिला के इक्विवेलेंस क्लास जितनी आई है, सबको ऐड कर दो, यूनियन कर दो उनका, तो आपका कंप्लीट सेट बन जाता है। तो ए डैश, पहली प्रॉपर्टी तो ये, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। दूसरी ये है, कभी भी इक्विवेलेंस क्लास के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 5 होता है। ये इक्विवेलेंस क्लास की पहचान है। अगर आपने इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट की है और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन। दूसरी बात, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही निकाली जाती है, ये भी मस्ट कंडीशन है। इक्विवेलेंस क्लास कैन बी calculated for only for equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही केवल इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट की जाए। तो ये हो गई बच्चों आपकी इक्विवेलेंस क्लास। आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिया है, 1 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वो बाकी पैटर्न बताएगा कि किस तरीके का पैटर्न है। अगर 1 नंबर का पैटर्न है तो 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, और 2 में आ जाए तो 2 में पूछा जा सकता है, या फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आ जाए तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आपको इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होगी। जो आपके पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 दिए हैं, उसमें इक्विवेलेंस क्लास आप निकाल के देखना, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 5। वैसे मैं समझा चुका हूं उनको, इक्विवेलेंस रिलेशन पे थे वो क्वेश्चन, लेकिन उनमें इक्विवेलेंस क्लास भी आप निकाल सकते हो, उसके बारे में एनसीईआरटी में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकती है। अब वो आपको समझ में आ जाए, अब आपको वो समझ में आ जाए। तो ये बच्चों इक्विवेलेंस क्लास है, इतनी ज़्यादा मतलब
इसके डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इसका ना तो कोई क्वेश्चन आपको फिर आगे दिया है एक्सरसाइज वगैरह में, कहीं पे नहीं दिया है, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाए। चलिए अब शुरू करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसमें चेक करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। आप सोचेंगे कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट हैं, तो आज शायद पूरे लेक्चर में वही हो पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका और उसका फर्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया है आपको 1 2 3 13 14 तक, टिल 14 तक डिफाइंड एज, रिलेशन ये दे रखा है। रिलेशन आर ए सेट पर है ना, तो इसका मतलब हुआ कि आर जो है वो ए से ए पर है, डोमेन उसका ए है, थोड़ा सा और बड़ा बना लो, डोमेन ए है और कोडोमेन भी उसका ए से ए पर रिलेशन आर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। ये देखो इधर भी ए, इधर डोमेन भी और कोडोमेन। ठीक है, अब एक्स जो है वो पहले सेट का जनरल एलिमेंट और वाई दूसरे सेट का जनरल एलिमेंट। अब इसके किसी भी एलिमेंट का वाई के साथ कनेक्शन है, अगले दूसरे वाले सेट के साथ कनेक्शन है। चलो, कनेक्शन कब है? जब एक्स का वाई के साथ रिलेशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो अब ऐसे x ढूंढना है यहाँ से पहले सेट से, और दूसरे सेट से y ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखूँ, मतलब 1 का रिलेशन ढूंढूँ किससे है, x की जगह 1 रखूँगा तो y की वैल्यू देखो यहाँ से 3 आ जाएगी। x की जगह पुट कर दूंगा 1 तो y की वैल्यू देखो 3 आ रही है कि नहीं। 1 रखो यहाँ, 3 इंटू 1 1, y उधर जाएगा, तो 1 का रिलेशन 3 से। चलो जी, फिर x की जगह 2 रख दूँ, 2 का रिलेशन, तो y की वैल्यू 2 रखा तो 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 6। x की जगह 3 रखूँ तो y की वैल्यू 3 इंटू 3 9, तो y की वैल्यू 9। x की जगह 4 रखूँ तो y की वैल्यू 4 रखा तो 12 आ गई। x की जगह 5 रखूँ तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो है ही नहीं उसमें, आगे उसकी इमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब x की जगह 5 हम रख ही नहीं सकते, 5 का किसी से रिलेशन बनता ही नहीं। तो 2 का 6 से बना, फिर 3 का 9 से बना, और 4 का 12 से बना, 5 का बनता ही नहीं, बाकी किसी का नहीं बनता। इसका मतलब तो ये हुआ बाकी ये सारे एलिमेंट खाली। 5 अगर देखेंगे 5 का रिलेशन बनना चाहिए 15 से, 15 है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब और सारे खाली हैं। तो ये आर रिलेशन जो हो गया, ये क्या हो गया, 1 का 1 से है, इसे लिख लो, ये तो हो गई इसकी पिक्चोरियल नोटेशन या कह लो एरो डायग्राम। ठीक, 1 का 3 से है, सॉरी, एरो डायग्राम। अब लिख लो इसको रोस्टर फॉर्म में, ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, तो अब इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ये थी सेट बिल्डर फॉर्म और ये है इसकी एरो डायग्राम। तो 1 का 3 से आया, फिर 2 का 5 से आया सर, 2 का सॉरी 6 से, फिर 3 का 9 से सर, और 4 का 12 से। ये रिलेशन अभी तक हमने रिलेशन बनाया है। अब बनाएंगे इस रिलेशन को कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहले लगाएंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका पेयर होना जरूरी है। 1 है 1 1 होना जरूरी है, 2 है 2 2 होना जरूरी है, 3 है 3 3 होना जरूरी है, लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 1 1
2,2 अप टिल 14,14 आर के अंदर नहीं है क्लियरली। ठीक है ना, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, क्लियरली 1,1 2,2 14,14 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं। तो इसमें कुल 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसको इस मेथड से करना आसान है कि इसमें सारे के सारे पेयर देख के बता दो आप रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, इस तरीके से। बोलो ठीक हो गई कि नहीं बात। अब बात करो सिमेट्रिक, यहाँ को लिख देता हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्री अगर आप देखोगे तो 1 का 3 से रिलेशन है, तो 3 का 1 से होना चाहिए। 1 का 3 से रिलेशन है, मतलब 1,3 आर के अंदर है, बट 3,1 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट। चलो जी, अब बचा ट्रांजिटिव। 1 का 3 से है, 3 का किसी और से है, हाँ 3 का 9 से है, पर 1 का 9 से नहीं। तो हम ट्रांजिटिव में भी लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव हो गया 1 का 3 से है तो 1,3 आर के अंदर है, 1,3 आर के अंदर है, एंड 3,9 भी आर के अंदर है, बट 1,9 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। ये समझे आप, इसको थोड़ा सा अलग रखना। तो इधर मैंने रिफ्लेक्सिव चेक किया, फिर ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले रिलेशन बना लो और फिर उसके बाद उसको कर सकते हैं। क्या सर हम यहाँ पे वो मेथड नहीं लगा सकते? तो चलो हमने रिलेशन रोस्टर फॉर्म में बना के और उसके पेयर्स को चेक कर, क्या हम वो मेथड नहीं लगा सकते जो सेट बिल्डर में यूज करते हैं? हम मान लेते कि ए कॉमा ए इसके अंदर है और तब उसको करते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते, मैंने कहा दोनों आप अपनी अपनी जगह लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ एलिमेंट कम थे, आर के अंदर एलिमेंट कम थे, तो यहाँ पे ये भी लगाना इजी था, सारे पेयर्स को चेक करना इजी था। जहां पे ज्यादा आ जाए एलिमेंट तो वहां पे वही मेथड लगाओ जो आपको बता रखा है, सेट बिल्डर वाला। ठीक, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आते हैं। इस बार रिलेशन नेचुरल नंबर पे दिया है। नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब n से n पर होगा, इसका मतलब इधर भी n और बच्चों इधर भी, लेकिन n में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कहाँ तक लिखेंगे? कोई बात नहीं, थोड़े से लिख लो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इधर भी 1 2 3 4 5 ऐड डॉट डॉट करके इस तरीके से छोड़ दो। अब रिलेशन दिया है, x का y के साथ रिलेशन है, x हो गया पहले सेट का एलिमेंट, y हो गया दूसरे सेट का एलिमेंट, या कहो x डोमेन का एलिमेंट और y को डोमेन। x का y के साथ रिलेशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और साथ में ये भी दिया है कि x की वैल्यू 4 से छोटी हो, तो मतलब 4 से छोटी होगी तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बस ये भी तो है। तो x की वैल्यू पहले तो 1 रख दो, पुट कर दो 1, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 1 प्लस 5 6, फिर x की वैल्यू 2 रख दो तो y की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 7, फिर x की वैल्यू 3 रख दो तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 8। तो 1 का 6 से है, 6 यहाँ आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो 1 का 6 से, 2 का 7 से और 3 का 8 से, इस तरीके से। आगे तक नंबर खत्म नहीं हुए लेकिन रिलेशन यहीं खत्म हो गया। रिलेशन इसका मतलब क्या आ गया रोस्टर फॉर्म में, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ, ये रिलेशन है बच्चों। अब चेक करके बताओ पहले ये मुझे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या होना चाहिए था, एन के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबका पेयर होना चाहिए था, 1 का 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या लिखेंगे, 1 1 1
2,2, 3,3 ये सारे पेयर आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, जितने पेयर आर में आ रहे हैं सबके उल्टे होने चाहिए थे, रिवर्स होने चाहिए। 1 6 आ रहा है तो 6 1 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि 1,6 आर के अंदर है, बट 6,1 आर के अंदर नहीं, 6,1 आर के अंदर नहीं। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर। ट्रांजिटिव अगर ध्यान से देखोगे, 1 का 6 से, 6 का कभी किसी और से है, 1 का 6 के साथ रिलेशन है, 6 का आगे किसी से है नहीं है, तो चेक नहीं कर पा रहे। फिर ऐसे ही 2 का 7 से है, और 7 का किसी और से है तो चेक नहीं कर पा रहे, है ही नहीं किसी और से। ऐसे ही 3 का 8 से है, 3 का 8 से कनेक्शन है, पर 8 का आगे किसी से है नहीं है, आगे किसी ने, तो मतलब किसी भी पेयर में ऐसा नहीं है कि हम चेक कर पा रहे हो कि ये ट्रांजिटिव है। मैंने बताया था दुनिया के सारे रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे वो नहीं होते। अब यहाँ पे तो आप कंडीशन चेक ही नहीं कर पा रहे, तो जब आप कंडीशन चेक नहीं कर पाओगे तो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो हम यहाँ से कहेंगे हियर वी कैन नॉट चेक, वी कांट चेक ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, सो इट इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव, ये ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट था ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहे। ऐसे मैंने एग्जांपल आपको दिए थे पहले जब मैंने ट्रांजिटिविटी समझाई थी, कि अगर कहीं पे चेक ना कर पाओ तो वो ट्रांजिटिव होता है। चलो अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। चलिए बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समझते हैं, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो जरा ध्यान से, इसने क्या दिया, रिलेशन आर है एक सेट ए पर, ए सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 उसके अंदर है, तो एक तरफ ए, सामने भी उसके ए, 1 2 3 4 5 6 ये आपके सामने। चलिए इसके सामने भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो रिलेशन है क्या, इन्होंने दिया x का y के साथ रिलेशन है, x है पहले सेट का एलिमेंट, y है दूसरे सेट का एलिमेंट, सामने वाले सेट का। अब x का y के साथ रिलेशन क्या है कि y डिविजिबल बाय x, मतलब y जो है वो x से डिवाइड किया जा सकता है, x से उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो अब सोचो x क्या है, x तो सर 1 हो सकता है, तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 1 सर अपने आप को डिवाइड कर देगा 1 को, 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी कर देगा, 1 5 को भी कर देगा, और 1 6 को भी कर देगा। इसका मतलब 1 का सबके साथ रिलेशन, क्योंकि x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो वो किस किस को डिवाइड कर देगा, खुद अपने आप को, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, सबको कर देगा। 2 किस किस को डिवाइड कर देगा, अपने आप को करेगा सर 2, फिर 4 को भी कर देगा, फिर 6 को भी कर देगा 2, फिर 3 किस किस को करेगा, 3 अपने आप को करेगा सर, फिर 3 6 को करेगा, फिर 4 किस किस को करेगा, 4 सिर्फ अपने आप को करेगा, 6 को नहीं करेगा, 5 को नहीं करेगा, इससे पहले किसी को नहीं करेगा, 5 अपने आप को करेगा, 6 भी अपने आप को। इसका मतलब ये रिलेशन ये बन गया यहाँ से कि 1 का रिलेशन तो सबसे है, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, और 1 का 6 से, फिर 2 का खुद अपने आप से 2 से, फिर 2 का 4 से, और 2 का 6 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 6 से, फिर 4 का 4 से, 5 का 5 से, और बच्चों 6 का 6 से। ये रिलेशन, ये रिलेशन आपके सामने क्लियर। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव लिखो। रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें जितने ए के अंदर एलिमेंट है सबके पेयर होने जरूरी है।
1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, 5 5, 6 6 होने जरूर। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। ये सारे इनके नीचे मैंने मार्क कर दिया जिससे आपको दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे लिखो 1 1, 2 2, 3 3 अप टिल 6 6, ये सारे आर के अंदर हैं, बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव। फिर बात करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो ये जो आपने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 चेक किए, रिफ्लेक्सिव में इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप के खुद रिवर्स होते हैं, तो इनके उल्टे खुद यही है, तो इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं। बाकी जितने बचे सारे पेयर्स को चेक कर लो। तो सिमेट्रिक में आपको कुछ इस तरीके से करना है, एक लाइन खींचनी है, उसके एक तरफ पेयर लिखो और उसके सामने उसका रिवर्स लिखो अगर हो तो देखो 1 2 ये वाला पेयर, इसका उल्टा ढूंढो, इसके अंदर है क्या, 2 1 भी है क्या, तो 2 1 सर है ही नहीं, तो हाँ आप बस यहीं से लिख दो, फिर तो लाइन ही हटा लो जब ये मिले, पहले एलिमेंट का नहीं मिला। तो 1 2 आर के अंदर है, बट 2 1 आर के अंदर, 1 2 आर के अंदर है, बट 2 1 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं। सिमेट्रिक कब होता, एक भी पेयर ऐसा मिल जाए ना जिसका उल्टा नहीं है, तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी यहाँ को कर देता हूँ, ट्रांजिटिविटी वो क्या है, ट्रांजिटिव चेक करना। अब मैं इसमें भी आपको ट्रांजिटिव में भी ये ध्यान रखना है, जो आपने रिफ्लेक्सिव में चेक किए थे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ट्रांजिटिव बनाएंगे ही बनाएंगे। तो फिर बाकी को चेक कर लो, तो जैसे 1 का 2 से है, ये 1 का 2 से है, तो पहले लिखो 1 का 2 के साथ, फिर 2 का आगे किसी से है, 2 का 2 का 2 का ढूंढते जाओ, 2 का सर 2 से है, मैंने कहा इसे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसे देखने की जरूरत ही नहीं। फिर 2 का सर 4 से है, तो 2 का 4 से बना लो, ठीक है। 2 का फिर और किसी से, 2 का सर 6 से भी है, तो 2 का 6 से भी बना लो, फिर 2 का और किसी नहीं। तो अब देखो 1 का 2 से, 2 का 4 से और 6 से है, तो 1 का 4 से इसके अंदर होना चाहिए और 1 का 6 से इसके अंदर होना चाहिए। तो 1 का 4 से इसके अंदर है ये रहा, और 1 का 6 से इसके अंदर है ये रहा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक, इस पेयर को हमने चेक कर लिया। आगे आ जाओ, इसके बाद है 1 3, 1 का 3 से, 3 का आगे देखो किसी से है क्या, सर 3 3 3 3 का 3 से, इसे छोड़ दो, 3 का 6 से देखो, और किसी से, 3 का और किसी से नहीं है सर, तो 1 का 6 से इसके अंदर होना चाहिए, वो भी ये रहा, ये रहा। तो इसका मतलब ये पेयर भी हमने चेक कर लिया, ये हो गया पेयर, ये हो गया। अब बचा 1 4, 1 का 4 के साथ है, फिर 4 का किसी के साथ है, 4 का सर 4 का 4 के ही साथ, तो 1 का 4 से होना चाहिए, तो 1 का 4 से यह है ही खुद, इसे तो मैंने कहा चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो ये भी पेयर हो गया। फिर 1 का 5 से, ये वाला पेयर 1 का 5 से, 1 का 5 से ऐसे ही लिखो, 1 का 5 से, 5 का किसी और से है, तो सर 5 का 5 से ही है बस, तो मैंने कहा इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। आएगा देखो, क्योंकि मैंने कहा ना, इसलिए कहा क्योंकि ये हमेशा ट्रांजिटिविटी को फॉलो करता है, करके भी देख लो, चाहे 5 का 5 से कर लो, तो 1 का 5 से होना चाहिए, वो है यही है, तो ये भी हो गया। फिर ऐसे ही 1 का 6 से, फिर 6 का 6 से, तो 1 का 6 से होना चाहिए, वो खुद यही है। फिर आगे आ जाओ, 2 का 4 से, 4 का आगे किसी से है, 4 का 4 से, तो 2 का 4 से होना चाहिए, है। फिर 2 का 6 से, 6 का आगे किसी से है, 6 का 6 से, तो 2 का 6 से होना चाहिए, है। फिर बचा 3 का 6 से, 6 का 6 से, 3 का 6 से होना चाहिए, है। सारे हैं, इसका मतलब हर पेयर को चेक कर लो, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है आपका, सारे को चेक करके देख लो ट्रांजिटिविटी फॉलो कर रहा है। तो यहां से लिखेंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, और ट्रांजिटिव है, बस ये है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहा है। रिलेशन आर जो है वो जेड पर है। जेड है इंटीजर्स का सेट, तो मतलब डोमेन जेड और कोडोमेन भी जेड। अब इसमें तो बहुत एलिमेंट है सर, इनफाइनाइट एलिमेंट है। वो तो ठीक है, पर आर में देखते हैं कितने एलिमेंट आते हैं। अगर बहुत सारे आएंगे तो हम फिर सेट बिल्डर वाला मेथड लगाएंगे, और अगर 2 4 5 10 तक भी आएंगे तो हम इसको रोस्टर वाले मेथड से भी देख सकते हैं, मतलब उस आर को बना लेंगे तब देख। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो, एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, एक्स है इधर वाला एलिमेंट और वाई है। अब इसमें कौन कौन आएगा? 0, -1, -2, -3, इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से आएंगे। ऐसे ही 0, -1, -2, -3 और 1 2 3 इस तरीके से आएंगे। बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट। तो दो इंटीजर्स का आपस में रिलेशन ऐसा है, एक्स का वाई के साथ, एक्स पहला एलिमेंट वाई दूसरा एलिमेंट, एक्स का वाई के साथ रिलेशन होगा जब उनका डिफरेंस भी इंटीजर है। तो इसका मतलब जीरो के साथ हो जाएगा, हाँ, क्योंकि जीरो का डिफरेंस जीरो के साथ जीरो आएगा, वो भी इंटीजर है। जीरो का 1 से भी हो जाएगा, जीरो का 2 से भी हो जाएगा, जीरो का 3 से 4 से सबसे हो जाएगा, क्योंकि जीरो का सबके साथ डिफरेंस इंटीजर आएगा। यार इसमें तो आर के बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, जीरो का ही सबसे आ रहा है, फिर 1 का सबसे आएगा, -1 का सबसे आएगा, तो आर के इनफाइनाइट एलिमेंट बैठेंगे। अब 2 4 आते तो हम उनको पेयर वाइज चेक भी कर लेते कि कौन सा सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे फिर दिमाग लगाएंगे और सेट बिल्डर वाला मेथड लगाएंगे। तो उसका तरीका क्या बताया था मैंने? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव डाल लो। रिफ्लेक्सिव क्या है? तो रिफ्लेक्सिव डाल के लेट करो कि x, x आर के अंदर है, मतलब x का x के साथ खुद के साथ रिलेशन है। चलो, अगर x का x के साथ रिलेशन होगा तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो होगा। तो इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो x का x के साथ, तो x माइनस x इज एन इंटीजर। एक बात बताओ, x माइनस x क्या बन गया? 0 इज एन इंटीजर। क्या ये बात सच है कि 0 इंटीजर है? हाँ, x चाहे कुछ भी हो, x माइनस x हमेशा 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है। तो इसका मतलब x का रिलेशन x से है। तो 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, सबका आपस में है, क्योंकि उनका सबका डिफरेंस 0 आएगा और 0 एक इंटीजर। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जेड, जेड के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर x, x आर के अंदर है, या x का x के साथ रिलेशन है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक। थोड़ा सा इधर को कर लेता हूँ, ट्रांजिटिव इधर कर दो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे? सिमेट्रिक के लिए हम सर लेट कर लेते थे x का y के साथ रिलेशन है, x का y के साथ रिलेशन है, और इसे प्रूफ कर देंगे कि y का x के साथ भी है, तो ये सिमेट्रिक हो जाए। एक बात बताओ, x का y के साथ रिलेशन है तो वो तभी होगा ना जब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। हाँ सर, तभी होगा, इज एन इंटीजर, बिल्कुल। एक बात बताओ, अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी तो एक इंटीजर होगा, क्योंकि माइनस लगाने पे इंटीजर तो इंटीजर ही रहता है ना। तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। y माइनस एक्स भी एक इंटीजर है। अब मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 माइनस 2 है, ये एक इंटीजर है, तो 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 तो 1 आ गया, 2 माइनस 3 -1 आ गया। तो अगर 3 माइनस 2 एक इंटीजर है तो भाई 2 माइनस 3 भी तो एक इंटीजर ही आ रहा है। वही इसी तरीके से यहाँ होगा कि x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा। ठीक, तो ठीक है, इसका मतलब ये आ गया कि y माइनस एक्स अगर इंटीजर है तो y का रिलेशन x के साथ है, या y x r के अंदर है। ठीक, फॉर ऑल
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड के सारे एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आ रहे हैं उन सब के लिए सिमेट्रिक आ रहा है, क्योंकि हर पेयर का उल्टा इसके अंदर मौजूद है, एक्स वाई का रिवर्स इसके अंदर मौजूद है। अब आते हैं ट्रांजिटिव, तो यहां डाल लीजिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, यहां से इसको ऐसे कर, ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव के लिए हम मान के चलते थे लेट एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स का सीधे जेड के साथ में रिलेशन होना जरूरी। करो जरा इसको, एक बात बताओ, अगर एक्स का वाई के साथ रिलेशन है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीजर, एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन है तो वाई माइनस जेड इक्वल्स टू इंटीजर। बोलो यही होगा कि नहीं? तो एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है, वाई माइनस जेड इंटीजर है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, एक्स माइनस वाई को वाई माइनस जेड के साथ ऐड कर दें, तो दो इंटीजर और इंटीजर ऐड होंगे तो इंटीजर ही आएगा। अगर दो इंटीजर ऐड होंगे, मैंने देखो लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और राइट साइड इंटीजर प्लस इंटीजर को ऐड कर दिया तो इंटीजर ही आएगा एक, दो इंटीजर को ऐड करने पे एक इंटीजर ही आता है। अब यहाँ से वाई कट गया, ये माइनस वाई ये प्लस वाई, तो ये बन गया एक्स माइनस जेड एक इंटीजर है, वह हो गया काम। अगर एक्स माइनस जेड एक इंटीजर है, बस इसे बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, एक्स माइनस जेड एक इंटीजर है, तो इसका मतलब एक्स का रिलेशन जेड के साथ है, या एक्स कोमा जेड आर के अंदर है। ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं सभी के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। बच्चों पॉज करके नोट किया, सारी चीजें नोट करो, क्वेश्चंस करो। देखो जो मैं आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूँ ये अपना मेथड है मेरा, ठीक है? इस तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है। हर टीचर के पास अपने अपने मेथड होते हैं जिससे वो इजीली एक्सप्लेन कर पाए, इजीली दूसरों को समझा पाए। आप भी एग्जामिनर को इस मेथड से इजीली समझा सकते हो अपनी बातों को, ठीक? तो ये सब नोट करो। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, हटाते हैं इसको। चलिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर भी आपको कई पार्ट दिए हुए हैं, तो उसका पहला ए पार्ट, इसमें ए सेट दिया है ह्यूमन बींग्स का सेट। चलो ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट का पहला ए पार्ट जो आपको रिलेशन दिया है वो है आर रिलेशन, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, मतलब एक्स कोमा वाई। उन दो एक्स वाई का रिलेशन है जिनमें एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस। दो आदमी हैं एक्स वाई, ह्यूमन बींग्स का सेट है ये, मतलब कुछ लोगों का सेट है। उसमें एक्स और वाई जो एक जगह काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही लोकेशन में काम करते हैं, उनका आपस में कनेक्शन। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ए से ए सेट पर है, ए इधर भी कुछ आदमी है, इधर भी कुछ आदमी है, ये भी ह्यूमन बींग्स का सेट है, ये भी ह्यूमन बींग। इधर एक्स इधर वाई, एक्स का वाई के साथ रिलेशन देखना है, ठीक है? पहले सेट के जो आदमी है उनका दूसरे सेट के आदमियों के साथ, दूसरे सेट के ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेशन देखना है, ठीक? चलो चलो, तो अब हमें ये देखना है, इसमें भी वही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव? तो फटाफट डाल देता हूं मैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स का एक्स से रिलेशन लेट कर लेते हैं, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन है, यानी कि एक्स कोमा एक्स आर के अंदर है। अब एक्स कोमा एक्स तो तभी आर के अंदर होगा ना जब वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि एक्स का वाई के साथ रिलेशन तब होता है जब वो ये सेटिस्फाई करता है। तो एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। जब एक्स कोमा एक्स लिया तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। एक बात बताओ, एक्स एक्स सेम प्लेस पे वर्क करते हैं? हाँ है, एक्स और एक्स दोनों एक ही तो आदमी है,
तो वो सेम प्लेस पे तो वर्क करेंगे ही। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, लेट करोगे एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, तो एक्स का वाई के साथ रिलेशन तब होगा जब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो क्या हम इसको उल्टा कह सकते हैं, एक्स वाई के साथ, मतलब एक्स और वाई एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं, या ऐसे कह लो कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। बिल्कुल सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि y का x के साथ रिलेशन हो गया, या y कोमा x R के अंदर है। फॉर ऑल x कोमा y, या फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट के लिए ये बात सत्य है, सच है। चलो सिमेट्रिक भी हो गया इसका मतलब। तो ट्रांजिटिव सोचो, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिविटी लिख लो, इसको हटाना पड़ेगा, ट्रांजिटिविटी डालेंगे, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव। तो उसे चेक करने के लिए हम लेट कर लेंगे x का y के साथ रिलेशन है एंड y का z के साथ रिलेशन है। तो डेट इज इम्प्लाइज x का अगर y के साथ रिलेशन है तो x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। फिर इसके बाद लिखेंगे एंड y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अब एक बात सोचो, एक्स वाई एक जगह काम करते, वाई और जेड एक जगह काम करते, खुद अपने आप से मन में सोचो कि राम श्याम के साथ काम करता है वहीं पे उसी कंपनी में, और श्याम सुंदर के साथ काम करता है उसी कंपनी में। तो राम और सुंदर तो उसी कंपनी के हुए ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स एंड जेड, क्लियरली, क्लियरली लिख दो ऐसे कि हमें पता चल गया इस बात, क्लियरली एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और जेड एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ एक्स कोमा जेड आपका आर के अंदर है, या एक्स का जेड के साथ रिलेशन है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब देखो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी आया, रिफ्लेक्सिव भी आया और ट्रांजिटिव भी आया, तीनों आए। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर समझ में आ गया हो। तो चलिए फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का बी पार्ट। रिलेशन दिया है वही ए सेट ह्यूमन बींग्स का सेट है, कुछ इंसान है उसके अंदर, ह्यूमन बींग्स का सेट है। और रिलेशन आर दिया है कि ऐसे एक्स और वाई का रिलेशन है जो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, सेम बिल्कुल जो हमने अभी ए पार्ट किया था उसी के जैसे। रिफ्लेक्सिव सोचो, क्या एक्स का एक्स के साथ रिलेशन है? अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा। रिफ्लेक्सिव ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूँ, कुछ सब अपने आप लिख लेना। एक्स का एक्स के साथ रिलेशन है, लेट कर लो कि है। क्या है सच्ची में? हाँ तो आएगा, क्योंकि एक्स कोमा एक्स का मतलब हुआ कि एक्स एंड एक्स लिव्स इन
इन सेम लोकेलिटी। क्या ये बात सच है? सेम लोकेलिटी में रहते हैं दोनों। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सर सच है, क्योंकि एक्स तो एक ही आदमी हुआ ना। आप एंड लगा के पूछ लो, चाहे एक्स एंड एक्स, राम और राम एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। हाँ, एक ही आदमी है तो एक ही लोकेलिटी में रहेगा, दोनों एक ही में, क्योंकि दोनों ही है, एक ही है, एक्स एंड एक्स। ठीक है, तो एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं तो ये बात सच है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये आर रिफ्लेक्सिव। बस फटाफट लिख रहा हूँ, आर क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आ गया। फिर सिमेट्री। सिमेट्रिक के लिए क्या? एक्स वाई आर के अंदर हैं। लेट कर लो कि एक्स वाई आर के अंदर हैं, तो सीधी सी बात है, एक्स वाई आर के अंदर कब हो गए? जब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो उल्टा कर दो इसका, तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसका मतलब वाई कोमा एक्स भी आर के अंदर होगा। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई अगर आर के अंदर है तो वाई एक्स भी आर के अंदर है, क्योंकि एक्स वाई अगर सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, उसके लिए भी कुछ ऐसे ही करो। लेट कर लो कि एक्स वाई आर से बिलोंग करते हैं, आर के अंदर हैं, एंड वाई जेड आर से बिलोंग करते हैं, आर के अंदर हैं, तो डेट इज इम्प्लाइज एक्स जेड भी आर के अंदर होंगे। खुद सोचो, एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, तो जब वाई तो दोनों में कॉमन है ना, तो मोहल्ला तो एक ही हुआ ना इनका। तो एक्स वाई मान लो किसी मोहल्ले में पर्टिकुलर में रहते हैं, जैसे आपका दिल्ली में रहते हैं, मोहल्ला छोड़ो, दिल्ली में रहते हैं, एक्स वाई दिल्ली में रहते हैं, वाई और जेड दिल्ली में रहते हैं, तो वाई के लिए तो वो भी दिल्ली, वो भी दिल्ली, तो एक्स और जेड भी तो दिल्ली में ही रहेंगे ना, उनकी भी तो लोकेलिटी वही हो गई। तो एक्स कोमा जेड भी आर के अंदर है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा जल्दी करा दिया क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही था। चलिए फिफ्थ पार्ट का सी पार्ट देखते हैं। फर्स्ट के फिफ्थ का सी, इसमें वही ए सेट तो ह्यूमन बींग्स का सेट है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है कि एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर वाई से टॉलर है, बड़ा है, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ, रिफ्लेक्सिव लगाएंगे पहले। अब हम ये देखते हैं, लेट करते हैं कि एक्स का एक्स के साथ खुद रिलेशन है कि नहीं। तो एक्स कोमा एक्स को आर के अंदर मान लो। रिलेशन तो तब होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। वाई की जगह फिर एक्स, क्योंकि हम एक्स कोमा एक्स, एक्स अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर है? नहीं, मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता हूँ? नहीं, मैं किसी और से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता हूँ, अपने आप से नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियरली, क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन भी रॉन्ग है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, तो एक्स कोमा एक्स आर के अंदर नहीं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं। इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, साफ साफ नजर आ रहा है नहीं, पर चलो देख लेते हैं। लेट एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, एक्स का वाई से, वाई के साथ रिलेशन। अरे वो तो तभी होगा ना भाई, जब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। कौन बड़ा है? एक्स। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, छोटा, छोटी लाइन वाई है और ये बड़ी लाइन एक्स। तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, देखो है कि नहीं, बड़ा है।
पर क्या इसका उल्टा है कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नो, बट वाई इज नॉट टॉलर 7 सेंटीमीटर देन एक्स, सो y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा वाई आर के अंदर है पर y कॉमा एक्स आर के अंदर नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में अगर एक दो लाइन छोड़ रहा हूं तो अपने आप से पूरा कीजिए, ठीक है। अगर एक एक दो चीज रह जाएं, जैसे कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, इस तरीके की चीजें, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको पूरी लैंग्वेज लिख के दिखाई है। अब थोड़ा सा आपको पता चल गया कि कैसे लिखना है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे एक दो चीजें छोड़ देता हूँ आसानी के लिए, कि आपको जल्दी खत्म कर दूँ इसको। चलो ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, पहले से वही लेट करना है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, मतलब एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, एंड वाई कोमा जेड भी आर के अंदर है, ठीक है। यहां पर एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब हुआ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन है, तो वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई से बड़ा है, तो ये हो गया मान लो एक्स, ये वाई से बड़ा है, ये एक्स ये वाई, और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो जेड सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों के बीच का गैप 7 सेंटीमीटर का, इन दोनों के बीच का गैप 7 सेंटीमीटर है, तो क्या एक्स और जेड के बीच का भी 7 सेंटीमीटर? नहीं, इन दोनों के बीच का तो ये जो गैप है ये 14 सेंटीमीटर का आ गया ना, क्योंकि इसका गैप ये 7 का है, इसका गैप ये 7 का है, तो एक्स और जेड का गैप 14 सेंटीमीटर का है। डेट इज इम्प्लाइज एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड एक्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट का 5th पार्ट और उसका भी डी पार्ट। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी, तो इस वजह से वो बस लास्ट का स्टेटमेंट लिखना बाकी था उसमें, कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो बस लास्ट का स्टेटमेंट लिखना था, वो वहाँ से थोड़ी सी कट हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर रिलेशन दिया है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, ठीक है। चलो जरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो पहले रिफ्लेक्सिव डाल लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेट करेंगे कि एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा एक्स आर के अंदर है। देखो एक्स कोमा एक्स आर के अंदर तब होगा जब वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, एक्स अपने आप की वाइफ है। क्या ये बात सच है? नो सर, तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हुआ हमारी एजम्पशन गलत है और आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब एक्स कोमा एक्स जो आर के अंदर हमने माना था वो नहीं होगा उसके अंदर, एक्स कोमा एक्स आर के अंदर नहीं है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। वो मैंने कहा कि सारी चीज़ें अभी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया, जब आप करोगे तो सारी चीज़ें लिख लेना। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में खुद सोचो, लेट करो कि एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, तो एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, इसका मतलब हुआ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, मतलब एक्स वुमन है और वाई मैन है, या एक्स फीमेल है वाई मेल है। तो क्या उल्टा पॉसिबल है कि कि वाई
एक्स की वाइफ हो जाए? नहीं सर, कोई मेल फीमेल की वाइफ कैसे हो जाएगा? तो बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हुआ वाई कॉमा एक्स आर के अंदर नहीं है, वाई कॉमा एक्स आर के अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बोलो समझ में आई बात नहीं? लास्ट बचता है ट्रांजिटिव, ये इंटरेस्टिंग है, इसका ट्रांजिटिव इसके अंदर इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अभी पता चल जाएगा, देखते जाओ, ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो? चलो लेट कर लो, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन है। सोचो, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ, एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन है तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड, वाई जो है जेड की वाइफ। तो क्या एक्स जेड की वाइफ है? पहले तो ये सोचो क्या ये पॉसिबल भी है ये बात? सोचो, एक्स वाई की वाइफ है, तो ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ठीक है, और वाई जेड की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है। क्या कोई हस्बैंड किसी अनदर की वाइफ हो सकती है? नहीं। कोई मेल किसी की वाइफ हो सकती है, किसी मेल की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब एक्स वाई तो पॉसिबल है लेकिन वाई जेड आगे पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का रिलेशन वाई से है बट वाई का रिलेशन किसी और से नहीं हो सकता, वाई का रिलेशन आगे किसी से नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वाई कॉमा जेड पेयर पॉसिबल ही नहीं है, एक्स का वाई से रिलेशन है पर वाई का आगे किसी से रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम ट्रांजिटिविटी चेक नहीं कर पा रहे, वी कांट। इससे पहले मैंने ये बताया था आपको कि एक्स का वाई के साथ रिलेशन है लेकिन वाई का मान लो आगे किसी से रिलेशन नहीं है, तो उसका मतलब उस पेयर के जरिए हम ट्रांजिटिविटी को चेक नहीं कर पा रहे। तो अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांजिटिव होता है, चेक नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांजिटिव होता है, ये मैंने पहले बता दिया है। तो वी कांट चेक ट्रांजिटिविटी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिविटी को चेक नहीं कर पा रहे हैं, सो आर इज ट्रांजिटिव। जब हम चेक ना कर पाए तो आर ट्रांजिटिव होता है, यही कहानी है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई आपको इसमें वो भी समझ में आ गई। चलिए इस डी पार्ट को हटाता हूँ, लास्ट पार्ट बचता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट ई पार्ट। तो ये कह रहा है कि एक्स का वाई के साथ कनेक्शन है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, सेट वही है ए ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर है, यानी कि एक्स का एक्स के साथ रिलेशन है। एक्स का एक्स के साथ रिलेशन तब होगा जब वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स इज फादर ऑफ एक्स, कोई भी आदमी अपने आप का फादर हो सकता है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो हम यहाँ से कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि जो हमारी एजम्पशन है वो रॉन्ग निकली, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग आया है। तो एक्स कोमा एक्स आर के अंदर नहीं है, और जब ए कोमा ए आर के अंदर नहीं होता तो वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर इसके बाद सिमेट्री, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब हुआ एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, वाई एक्स का फादर हो सकता है? आप खुद सोचो, आप किसी के फादर हो तो क्या वो आपका फादर हो सकता है? नहीं, वो तो आपका सन होगा या वो आपकी डॉटर होगी। तो इसका मतलब यहाँ से कहेंगे बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, इसका मतलब यहाँ से आया वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर,
एक्स कोमा वाई आर के अंदर है लेकिन वाई कोमा एक्स आर के अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं। लास्ट बचता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखोगे, लेट करके चलोगे कि एक्स वाई का, एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन। देखो एक्स वाई का साथ रिलेशन है तो इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, और वाई का जेड के साथ रिलेशन है तो वाई इज फादर ऑफ जेड। एक बात बताओ, एक्स वाई के फादर हैं और वाई, एक्स वाई के फादर हैं और वाई जेड के फादर हैं, तो एक्स जेड के फादर हुए? नहीं सर, एक्स तो जेड के दादाजी हुए। दादाजी हुए ना, खुद सोच के देखो, एक्स वाई के फादर, ऐसे सोचो एक्स हैं आपके दादाजी, तो आपके दादाजी आपके पापा के फादर है, आपके पापा आपके फादर है, तो आपके दादाजी आपके फादर लगे? नहीं सर, दादाजी लगे। इसका मतलब एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, एक्स जेड के फादर नहीं है, तो एक्स कोमा जेड आर के अंदर नहीं। अब एक्स वाई आर के अंदर है, वाई जेड आर के अंदर है, बट एक्स जेड आर के अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें रिलेशंस को चेक करना है, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी, ये सब। और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए, मतलब एनसीईआरटी का तो कोई छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी का तो बिल्कुल हमें कोई नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी सारे करेंगे। यहाँ तक की बात आपको बढ़िया से क्लियर हो गई, और हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कवर कर लिए और साथ में इक्विवेलेंस क्लास को भी कवर कर लिया। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया। चलिए इस लेक्चर को बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए ठीक है, ओके।